देश की राजनीति में चुनावों को लेकर के, वोटों को लेकर के अभी एक एटम बम तो ठंडा पड़ा भी नहीं है कि अब एक और बड़ा धमाका हो गया है। और ये धमाका किसी और ने नहीं बल्कि एक दिग्गज नेता शरद पवार ने किया है। महाराष्ट्र को लेकर के उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। 160 सीटें आ जाती कांग्रेस गठबंधन को और सरकार बन जाती, लेकिन राहुल गांधी ने इनकार कर दिया। राहुल गांधी एक तरफ महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के अपने एटम बम में जिक्र कर रहे थे कि यहां पर जबरदस्त तरीके से एक उलटफेर देखने को मिला। लोकसभा चुनाव में हम कहीं और खड़े थे, विधानसभा में हम 3 पार्टियां एकदम कोलैप्स कर गए। ये कैसे हुआ हमें समझ में नहीं आया। और महाराष्ट्र चुनाव के बाद में ही राहुल गांधी ने कहा कि हमने इसको सीरियसली देखना शुरू किया और उसके बाद में 6 महीने की मेहनत लगी और नतीजा हमारे सामने है। लेकिन अब शरद पवार जो अभी राहुल गांधी के साथ में डिनर पर थे और डिनर पर राहुल गांधी ने उनको भी क्लास दी, उनको भी समझाया कि देखिए ऐसे ऐसे हमने ये चीजें निकाली हैं, 6 महीने की मेहनत करके हमने ये चोरी पकड़ने का काम किया है। अब इसके बाद में शरद पवार ने कह दिया कि मुझसे भी 2 आदमी मिलने के लिए आए थे, 2 आदमी मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा कि 160 सीटें आपको जिता करके देंगे। ये बहुत बड़ा एक सनसनीखेज शरद पवार ने यह बयान दिया है और इस बयान के बाद में चौतरफा इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है कि क्या वाकई वोटों से अब चुनाव नहीं जीते जाते हैं, नोटों से चुनाव जीते जाते हैं। यानी वोट किसका किस तरफ जा रहा है यह मायने नहीं रखता है, नोट किसका किस तरफ कितना है यह मायने रखता है। और यह सवाल कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के जहन में है कि क्या महाराष्ट्र के चुनाव में वाकई सब कुछ चंगासी या फिर नंगासी। नंगासी इन द सेंस कि क्या वाकई लोकतंत्र का चीरहरण कर दिया गया, क्या वाकई मन मुताबिक तरीके से पूरे चुनाव को बदल करके रख दिया गया। क्योंकि महाराष्ट्र में अगर हार हो जाती तो फिर बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगता और महाराष्ट्र में अगर हार हो जाती तो यह भी संभव था कि एकनाथ शिंदे उनके सांसद टूट करके दूसरी तरफ चले जाते। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या कहा है शरद पवार ने इस पर बात करते हैं। शरद पवार एक कार्यक्रम में थे और उसमें शरद पवार ने मराठी भाषा में कहा, मुझे 160 सीटों पर जीत का ऑफर मिला था। वोटिंग के पहले 2 लोग मिलने के लिए आए थे, मैंने दोनों की मुलाकात राहुल गांधी से करवाई। मैंने मदद लेने से इनकार कर दिया था और राहुल गांधी ने भी मदद लेने से इनकार कर दिया था। मुझे उस वक्त में चुनाव आयोग पर भरोसा था। यह बात कह करके शरद पवार ने एक और लाइन खींच दी है कि भैया हमारे पास भी ऑफर आया था 160 सीटों का। महाराष्ट्र में अगर आप विधानसभा चुनाव की बात करें और विधानसभा के गणित की बात करें, 288 कुल सीटें हैं और 145 सीटें चाहिए जीत के लिए। 160 सीटों की गारंटी जब वो 2 लोग दे रहे थे तो इसका मतलब सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके दे रहे थे। और जबकि नतीजा उठा करके आप देखेंगे तो पूरी तरह से नतीजा तो कुछ और ही निकल करके सामने आया। लोकसभा में जो पार्टी जीत नहीं पाई थी, महाराष्ट्र में हार गई थी, वो पार्टी कैसे जो है वो बंपर तरीके से जीती। महाराष्ट्र चुनाव का नतीजा आप देखिए, विधानसभा चुनाव का, जिसको लेकर के 160 सीटों की बात शरद पवार ने कही है। महाराष्ट्र में 288 कुल सीटें हैं, 145 सीट यहां पर जीत के लिए बहुमत के लिए चाहिए और इसमें महायुति गठबंधन जिसमें बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी, अजित पवार गुट ने 234 सीटें जीती। बीजेपी अकेले 132 सीट जीतने में कामयाब रही। शिवसेना, शिंदे गुट 57 सीट जीतता है और एनसीपी, अजित पवार गुट 41 सीटें और अन्य सहयोगियों को 4 सीटें मिली। वहीं महाविकास आघाड़ी एमवीए को मिला जिसमें कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, उद्धव ठाकरे, एनसीपी, शरद पवार गुट, इसको कुल 50 सीटें मिली। कांग्रेस को मात्र 16 सीटें, शिवसेना, उद्धव ठाकरे की पार्टी, उनको 20 सीटें और एनसीपी, शरद पवार गुट को सिर्फ 10 सीट, मात्र 10 सीट और बाकी सहयोगी दलों को 2 से 4 सीटें और अन्य को
अन्य 2 निर्दलीय वहां पर जीते। ये गणित जो है वो बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हुआ। जिस वक्त में चुनाव के नतीजे आ रहे थे तो उस वक्त में अजीत पवार, शरद पवार या फिर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इस तरह के नतीजे आ सकते हैं। यहां तक कि जिनको सीटें मिल रही थी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को, वो भी यकीन नहीं कर पा रहे थे। जो बात शरद पवार कह रहे हैं, इस तरह की बातें पहले भी कई बार निकल करके सामने आई, पहले भी कई नेताओं ने कहा है। और अक्सर जब हम लोग भी ग्राउंड रिपोर्ट पर जाते हैं तो बहुत बार कई नेता कहते हैं जिस पर विश्वास करना जो है असंभव हो जाता है। कई लोग कहते हैं, चुनाव हारने के बाद में कहते हैं कि कोई शख्स आया था मेरे पास में और उसने कहा था कि भाई साहब हम आपको चुनाव जितवा देंगे, आप 1 करोड़ का इंतजाम कर दीजिए, 2 करोड़ का इंतजाम कर दीजिए। और उन्होंने कहा कि हमें यकीन नहीं हुआ कि कौन ऐसे जो है वो पूरा चुनाव कैसे बदल सकता है। लेकिन अगर ये सच है और अगर वाकई लोगों के अंदर चुनाव आयोग को लेकर के भरोसा उठ गया तो निश्चित तौर पर ये जो दलाल घूमते हैं, इन दलालों की दलाली बढ़ जाएगी और लोग अब इन दलालों के ऊपर यकीन करना शुरू कर देंगे कि हां, वोटों को अगर इधर से उधर घुमाया जा रहा है, अगर अलग अलग लोगों के वोट अलग अलग जगह पर है, चुनाव आयोग पकड़ नहीं पा रहा है, 80-80 लोगों के वोट एक एक मकान में है, तो फिर इसका मतलब तो यह है कि इन दलालों के पास में वाकई कुछ अंदर का फीडबैक है या इन दलालों के हाथ में कुछ है। एक मैसेज जो है वो लोगों के बीच में जाएगा और इस मैसेज को रोकना चुनाव आयोग का काम है। और चुनाव आयोग इस वक्त में इंतजार में है कि कब राहुल गांधी मुझे हल्फनामा दे, उसके बाद में मैं कार्रवाई करूं। आप सुमोटो भी तो ले सकते हैं ना, आप लीजिए और बताइए, गलत साबित कीजिए राहुल गांधी को कि नहीं, राहुल गांधी ने जो कहा है वो गलत बात है। बस केवल वीडियो पर आकर के मिसलीडिंग लिख देना, क्या इतना भर काफी है? और अब बीजेपी उल्टा शरद पवार पर हमलावर है। बीजेपी हमलावर है शरद पवार पर कि भैया शरद पवार इतने बड़े नेता हैं, उनसे कोई मिलने के लिए आया तो उस आदमी का फोन नंबर बताइए, उसका नाम बताइए, वो आदमी जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। बात सही है, शरद पवार को ये खुलासा उस वक्त में करना चाहिए था, ये बताना चाहिए था कि कौन आदमी है जो मिलने के लिए आया, कौन आदमी जिसको राहुल गांधी से भी मिलाने के लिए ले गए। और जाहिर सी बात है, जब कोई आदमी राहुल गांधी से मिलता है या कोई आदमी शरद पवार से मिलता है तो उस आदमी की तहकीकात होती है, उस आदमी की आइडेंटिटी चेक की जाती है, तो उस आदमी को ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि क्या वाकई ऐसे दलाल घूम रहे हैं? तो ऐसे बहुत सारे सबूत हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि हां, दलाल उनसे भी संपर्क करने के लिए आए थे। लेकिन कोई इसलिए नहीं बोलता है कि कौन कानूनी पचड़े में फंसेगा। और जो आदमी इतना पावरफुल है कि आकर के मुझे सीधे तौर पर ये कह रहा है कि हम चुनाव आपको जितवा करके दे देंगे, 2 करोड़ लगेंगे, 5 करोड़ लगेंगे, अलग अलग सीटों के हिसाब से होता है, अलग अलग राज्यों के हिसाब से होता है। किसी राज्य में 2 करोड़ का रेट है, किसी में 5 करोड़ का रेट है, किसी में 10 करोड़ का रेट है और 160 सीटें हैं, तो जाहिर सी बात है इसका रेट कुछ अलग ही होगा। लेकिन शरद पवार ने कहा कि मुझे उस वक्त में चुनाव आयोग पर भरोसा था, मुझे लगा कि नहीं, हमने शानदार परफॉर्मेंस दी है लोकसभा के अंदर, हम वैसे ही विधानसभा में भी करेंगे। और विधानसभा में बहुत सारे मुद्दे थे। शरद पवार, उनका आखिरी चुनाव था, एक इमोशनल उनके साथ में वोट बैंक जुड़ा हुआ था। उद्धव ठाकरे, उनका अपमान किया गया था, वो मराठी अस्मिता वाला मुद्दा वहां पर था। राहुल गांधी ने जिस तरीके से संविधान वाले मुद्दे को आगे किया था, उसके बाद में लोगों में एक उम्मीद जगी थी। जातीय जनगणना वाले मुद्दे को जिस तरीके से आगे किया, उससे लोगों में एक होप थी राहुल गांधी को लेकर के। और अगर लोकसभा चुनाव के नतीजे भी आप देखें तो ऐसा लगता नहीं था कि पूरी तरह से बह जाएगी तीनों की तीनों पार्टियां, लेकिन ना केवल बह गई बल्कि ढह गई, चकनाचूर हो गई। एक बार जरा लोकसभा के चुनाव के नतीजे देखिए। 2024 लोकसभा चुनाव, महाराष्ट्र में 48 सीटें, महाविकास आघाड़ी एमवीए, इसमें कांग्रेस को मिलती है 13 सीटें, अकेले कांग्रेस पार्टी 13 सीट जीत गई यहां पर। और दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे की 9 सीट जीत जाती है। शरद पवार गुट को 8 सीटें मिलती हैं। बीजेपी खेमे के अंदर बीजेपी को 9 सीट मिली, शिवसेना शिंदे को 7 सीटें मिली। अजीत पवार खुद की सीट हार गए थे, सिर्फ 1 सीट जीत पाए, 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई। यानी 48 में से 30 सीटें महाविकास आघाड़ी ने जीती, 17 सीटें एनडीए को मिली और 1 सीट निर्दलीय।
अब दोनों आंकड़ों को एक साथ करके देखिए। कांग्रेस को 13 सीट मिलती हैं लोकसभा के अंदर, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस को मात्र 16 सीट मिलती है। यह मतलब कैसा आंकड़ा है आप खुद से देखिए। कांग्रेस 16 सीट जीत पाती विधानसभा में और लोकसभा में अकेले 13 सीट जीत जाती है। बाला साहब ठाकरे की पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना, वो 9 सीट जीतती है और विधानसभा में सिर्फ 20 सीट जीत पाती है। शरद पवार का खेमा 8 सीटें लोकसभा के अंदर जीत जाता है, जबकि विधानसभा में मात्र 10 सीट ही जीत पाया। ये क्या वाकई सही है? क्या ये वाकई ऐसा आंकड़ा है जो हजम होने वाला है? लोकसभा में आप जीत रहे हैं और विधानसभा में बिल्कुल ढेर हो गए। 10 सीटें आपके पास में हैं विधानसभा में और 8 सीट आप लोकसभा में अकेले जीत गए। ये कैसे मुमकिन था? इसी को लेकर के सवाल खड़े होते हैं। इसी को लेकर के दलालों की बात पर लोगों का दिमाग घूमने लगता है कि क्या वाकई वो दलाल उस वक्त में सही तो नहीं कह रहा था। और अगर राहुल गांधी या शरद पवार इस बात को लेकर के हम ही भर देते तो क्या वाकई ऐसा संभव था कि 160 सीटें आकर के कांग्रेस की सरकार बन जाती? राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में ये दिखाई नहीं दे रहा था और कैसे इतने वोटर बढ़ गए। तो क्या ये जो वोट बढ़ाने वाले लोग थे, ये फिर बाद में जाकर के भाजपा के खेमे में उन्होंने संपर्क किया? सवाल बहुत सारे हैं। हमने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया क्योंकि सबूत नहीं था, कंजेक्चर था। हमें लगता था, एनजीओ वालों को लगता था, मीडिया वालों को लगता था, विपक्ष की पार्टियों को लगता था, बट सबूत, क्लियर सबूत नहीं था। तो हम झिझक के बोलते थे। मैं थोड़ा कम झिझक के बोलता था जनरली। प्रेस कॉन्फ्रेंस की महाराष्ट्र के बाद कि देखिए, इलेक्शन कमीशन से हमने कहा समझाइए ये हुआ कैसे, 1 करोड़ नए वोटर कैसे आए, लोकसभा में एक नतीजा, विधानसभा में दूसरा नतीजा। आर्टिकल लिखा, रीजनल न्यूज़पेपर्स में डाला, महाराष्ट्र में डाला, बहुत चला महाराष्ट्र में, क्योंकि लोगों को यह फीलिंग थी कि कुछ ना कुछ यहां पे गलत हुआ है। तो फिर हमने कहा ठीक है, चलिए सबूत निकालते हैं, सबूत ढूंढते हैं। हर स्टेप पे इलेक्शन कमीशन हमें मदद नहीं कर रही थी, उल्टा जिन चीजों को हमें जरूरत थी वो नहीं दे रही थी, बहाने बना रही थी। हमने उनसे डिजिटल वोटर रोल मांगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वोटर लिस्ट दे दीजिए, नहीं दे सकते। एक बार नहीं, अनेक बार डेलीगेशंस गए, मैंने चिट्ठी लिखी, चलता गया, कुछ नहीं। फिर कहते हैं कि 5:30 बजे वाला मामला था महाराष्ट्र में, तो कहते हैं सीसीटीवी फुटेज को हम 45 दिन में खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। बड़ा स्ट्रेंज रिएक्शन है। आज 21वीं सदी में आप अनलिमिटेड डेटा एक ड्राइव पर रख सकते हो, पूरा हिस्टोरिकल डेटा आप 50-100 साल का रख सकते हो एक छोटी सी हार्ड ड्राइव में, और इसी उसको डिस्ट्रॉय करना चाहती क्यों? सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करना चाहती क्यों? वोटर लिस्ट डिस्ट्रॉय करना चाहती है क्यों? ये सवाल थे। और इसी को लेकर के अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर हमें डेटा दिया जाए तो डेटा के हिसाब से हम बता देंगे कि कैसे वोट चोरी किए जा रहे हैं, कहां कहां पर वोट चोरी किए जा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग डेटा देने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या महाराष्ट्र के चुनाव में बीजेपी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद में सबकी शक की सुइयां घूमने लगी? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता है, आप थोड़ी थोड़ी चोरी करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ खाते रहते हैं, लोग आप पर गौर नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादा आपको तवज्जो नहीं देते हैं, और लोग ये मान लेते हैं कि चलिए क्या पता इतना तो अपने आप से भी हो गया होगा। लेकिन कई बार आप हदें पार कर देते हैं, कई बार आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को करने लग जाते हैं, तब शक की सुइयां घूमने लगती है,
लोग चेक करने लगते हैं कि क्या वाकई कुछ गड़बड़ है। हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन हमें पूरी देश की इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट दे, वीडियोग्राफी के रिकॉर्ड्स दे, और अगर ये हमें देंगे तो हम ये साबित कर लेंगे कि सिर्फ एक सीट नहीं चोरी हुई है, और सिर्फ कर्नाटका में नहीं चोरी हुई है, पूरे हिंदुस्तान में सीटें चोरी हुई हैं। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। पहले राहुल गांधी और अब शरद पवार, कुल मिलाकर के चुनाव आयोग पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। और अब देखना यह है कि शरद पवार वाले मामले में किस तरीके से चुनाव आयोग जवाब देता है, या चुनाव आयोग शरद पवार के साथ में कैसे पूछताछ आगे बढ़ाता है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।